हम लोग बच्चों मोशन एंड फोर्स को और आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम लोग घर्षण तक पहुंच गए थे और कुछ बातें मैंने आपको बताई थी। घर्षण जो है अंग्रेजी में फ्रिक्शन कहलाता है। जो बातें मैंने आपको बताई थी थोड़ा सा जल्दी से जल्दी बता देता हूं। घर्षण आप लोग भी मेरी हेल्प करिएगा। मान लीजिए कि कोई पिंड रखा हुआ है एक सतह पे, एक ब्लॉक रखा हुआ है एक प्लेन सरफेस पे, तो उनकी दोनों सतहों के बीच में घर्षण होता है। ठीक है, वो घर्षण क्यों होता है बताइए। दोनों सतहों के बीच में घर्षण क्यों उत्पन्न होता है? जैसे इसको मान लीजिए आगे खींचा जाए तो फिर क्या होता है, घर्षण बोलता है कि तुम आगे मत जाओ, यहीं पे रुके रहो, यानी कि पीछे से एक इस तरह से बल लगने लगता है। आगे बल यहाँ लगेगा तो घर्षण की दिशा ये हो जाएगी, और अगर मान लीजिए कि इसको इधर खींचा जाए तो घर्षण की दिशा इधर हो जाएगी, यानी उल्टी हो जाएगी। हमेशा घर्षण बोलता है कि जो भी तुम करोगे हम उसका उल्टा करेंगे। बल्कि मान लीजिए दिशा हम लोग ऐसे करें कि हम लोग इसको यहां ले जाने की कोशिश करें तो घर्षण की दिशा अंदर की तरफ हो जाएगी, है ना। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन मेरा फिर से सवाल ये आता है कि दोनों सतहों के बीच में घर्षण क्यों होता है? तो उसका जवाब ये है कि दोनों सतहों को जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं, मान लीजिए कि हम लोग उसको बड़ा करके देखते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको अगर हम लोग बड़ा करके देखें तो अभी देखने में भले ये जितना प्लेन दिख रहा हो, हम लोग क्या कर रहे हैं माइक्रोस्कोप या अपना लेंस अपना यहाँ लगा के ऐसे बड़ा करके देख रहे हैं। तो ये पॉइंट जो है ए और बी है, इसको जब और बड़े स्केल में देखा जाएगा खूब कई गुना बढ़ाकर, तो ये इस तरह सतह जो है वो चिकनी नहीं होगी, प्लेन नहीं होगी, स्मूथ नहीं होगी, वो ऐसी होगी, कुछ उबड़ खाबड़ हो, और दोनों ही आपस में उबड़ खाबड़ होंगे, यानी कि जो ये वाली सतह है ये भी उबड़ खाबड़ होगी और अपने पिंड की जो नीचे वाली सतह है वो भी उबड़ खाबड़ होगी, और उनके उबड़ खाबड़ जो है वो आपस में फिक्स हो जाएंगे। अंग्रेजी में इन्हें वेव की तरह बोला जाता है, क्रेस्ट एंड ट्रफ। ठीक है, ये वाला क्रेस्ट हो जाएगा, उभरा वाला क्रेस्ट हो जाएगा, और निचले वाला हो जाएगा ट्रफ। ठीक है, क्रेस्ट एंड ट्रफ, ये नाम आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और हिंदी में भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं उभार और इसको बोलते हैं एक तरीके से गड्ढा। ठीक है, चलिए, तो अब ये तो घर्षण का कारण हो गया। मतलब अगर कोई पूछे कि घर्षण का कारण क्या है तो आपको क्रेस्ट एंड ट्रफ वाला ऑप्शन करके आ जाना है। दूसरी बात ये हो जाती है कि क्या घर्षण एक अच्छी चीज है या बुरी चीज है? मतलब अपने आप में साइंस में या हिंदी में भी घर्षण पे निबंध लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग भाई निबंध नहीं लिखेंगे, लेकिन पॉइंट वाइज चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब पहले मैं घर्षण का नुकसान लिखना चाहूंगा, उसके बाद हम लोग घर्षण के फायदे लिखेंगे। ठीक है, घर्षण के नुकसान क्या बोलेंगे? डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। आप बताइए क्या नुकसान है भाई फ्रिक्शन का? क्या दिक्कत क्या आ रही है इससे? एनर्जी बर्बाद होती है घर्षण की वजह से। बल, जो भी बल आप लगा रहे हैं वो बर्बाद होता है, या मतलब एनर्जी बोले तो ऊर्जा है। तो जो आप जितना बल लगना चाहिए उससे ज्यादा बल लगाते हैं, जितनी ऊर्जा खर्च होनी चाहिए उससे ज्यादा ऊर्जा खर्च हो जाती है। ठीक है, तो इसमें डाउट में मत आइएगा। बल को अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं और ऊर्जा को अंग्रेजी में एनर्जी कहते हैं। तो दोनों एक ही चीजें हैं, मतलब आसी पास की चीज है। जब बल बढ़ाया जाएगा तो ऊर्जा भी बढ़ेगी, ऐसा तो होता ही है। तो ठीक है, नुकसान क्या है? लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा का क्षरण। ऊर्जा का क्षरण। अब ऊर्जा का क्षरण किस किस तरह से होता है बताइए आप भाई। कैसे? मान लीजिए कि घर्षण जब होता है तो कुछ आवाज आती कि नहीं आती? साइकिल में आप ब्रेक लगाते हैं तो कूं कूं करती है कि नहीं करती है ना?
तो यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में होगी? साउंड एनर्जी के फॉर्म में। साउंड एनर्जी यानी कि बोलिए भाई, ध्वनि ऊर्जा। ठीक है, तो जो लेकिन हमें जब साइकिल में आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने से जो आवाज आती है तो उस ऊर्जा से हमें कोई लाभ होता है क्या? ना आए आवाज तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आ रही है तो थोड़ा इरिटेशन ही होता है ना, उस आवाज से नुकसान ही हो सकता है, फायदा तो नहीं हो सकता। फिर उसके बाद अगर आपने अभी ताजा खूब कर्रा ब्रेक लगाया है, ऐसी स्थिति में आप अगर अपने रिम को टच करिए या उस ब्रेक शू को टच करिए तो आपको गर्म भी लगेगा। गर्म लगेगा तो यानी कि हीट एनर्जी। कहीं पे भी घर्षण अगर होगा तो आपको गर्म जरूर लगेगा। हीट एनर्जी यानी कि बोलिए ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है, या ऊष्मा भी बोल सकते हैं, केवल हीट बोल सकते हैं। ओके, फिर साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, ये सब ऊर्जा के क्षरण के रूप है। और क्या होता है? घर्षण अगर हो रहा है तो आप कभी ऐसा देखिएगा, मतलब बहुत जल्दी देखने को आपको नहीं मिलेगा कि किसी कार का टायर जो है वो भ्रष्ट हो गया है, बेकार हो चुका है, पंचर हो चुका है, और जो कट भी गया, चलते चलते वो भाई साहब बेवकूफ हैं, अपना कार का टायर जो है कट भी गया है और फिर भी कार चलाए चले जा रहे हैं। तो फिर क्या होगा? जो भाई कार में भी एक रिम टाइप की चीज होती है, वो रिम रोड पे जब आ जाएगा और तब जब कार चलेगी तो चिंगारी भी उत्पन्न होगी। ऐसा मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं ना। या सिंपल शब्दों में देखें, जब घोड़ा गाड़ी चलती है तो घोड़ा गाड़ी को अगर आप रात में देखें जहां पे अंधेरा है, तो घोड़े के टापों से मतलब जमीन में जब वो टकराते हैं उसके पैर, तो भी हल्की हल्की चिंगारी निकलती है। वो हमेशा नहीं निकलती है, लेकिन किसी एक बार में निकल जाती है। और दूसरी चीज, आप जैसे चाकू छुरी तेज करने आता है, कैंची तेज करने आता है, तो साइकिल से एक पहिया टाइप का चलाता है और उसमें फिर आपकी चाकू को तेज करता है, उसमें धार लगाता है, तब भी आप देखते हैं कि खूब सारी चिंगारी निकलती है। तो वो चिंगारी किससे निकलती है बताइए? वो भी घर्षण से ही निकलती है। यानी कि हम लोगों ने ये समझा कि हाँ, जब भी घर्षण होगा तो ध्वनि और ऊष्मा तो पक्का होंगे और चिंगारी भी निकल सकती है, नहीं भी निकल सकती है। तो कभी कभी, यानी कि ये कभी कभी होगा, लाइट एनर्जी निकले, ठीक है। और कोई तरीके से ऊर्जा का क्षरण नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिए, है, और कुछ और नहीं होता है। ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश। तो इस तीन तरीके से घर्षण ऊर्जा की बर्बादी करता है। फिर उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, क्या कि भाई लॉस ऑफ एनर्जी एक पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का क्या मतलब होता है कि लगातार घिसने से सतह जो है वो पतली होती जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा हैंडपंप जो हरे वाला हैंडपंप होता है, सरकारी नहीं, जो लोग अपने पैसे से अपने घर में लगवा लेते हैं, उस तरह का हैंडपंप आप अगर देखें तो उसमें एक सरिया टाइप की होती बीच में, ऐसा मतलब थोड़ा बना ही देता हूँ, ज्यादा समझ में आपको। तो हैंडपंप में क्या होता है, ये इधर से बंधा रहता है, ऐसे ये सरिया रहती है, ठीक है, और ये ऐसे मतलब इसमें पंप जुड़ा रहता है इस टाइप का। पंप क्या मतलब एक वॉशर लगा रहता है ना, और वो पानी ऊपर खींचता है और पानी का लेवल इस तरह से मेंटेन किया जाता है कि यहाँ तक पानी आ जाएगा, जब भी तो पानी इससे गिर जाए, तभी आप जितने बार इसको ऊपर खींचते हैं तो ये ऊपर आता है और पानी इसके साथ चलते हुए इससे निकल आता है। यही हैंडपंप का तरीका है। आई होप कि नल वाला पोर्शन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक। तो अब जब आप इसको सामने से देखें, तो सामने से देखेंगे तो यहां पर एक छोटा सा छेद टाइप का बना है, इसी के अंदर ऐसे ऐसे सरिया जाती रहती है। जब बहुत पुराना हो जाता है हैंडपंप तो ये जो छेद है ये बड़ा हो जाता है, आपने जरूर देखा हो, छेद बड़ा हो जाता है और सरिया पतली हो जाती है।
ये किस वजह से होता है? ये भी घर्षण की ही वजह से होता है। तो वियर एंड टियर का यही मतलब है कि पुर्जे क्या होते हैं, घिस जाते हैं, पुर्जों का घिसना, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, घिसते घिसते सरिया टूट जाएगी आपकी कभी ना कभी, तो फिर आपको नई सरिया डालनी पड़ेगी। तो एक तरीके से लगातार कॉस्ट आपको देनी पड़ती है, मतलब हर बार अब हैंडपंप अगर पुराना हो गया, 10 साल हो गए, तो सरिया चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन अब फिर वही बात है कि इतना काम की चीज है, अगर उसमें 10 साल बाद पैसा खर्च भी करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु नुकसान तो है, रुपए तो जा ही रहे। अच्छा, ये हो गया वियर एंड टियर। तो याद रखिए घर्षण का नुकसान क्या है, पहला लॉस ऑफ एनर्जी, दूसरा है वियर एंड टियर। फिर उसके बाद ग्रीसिंग, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, तब हो सकता है आप वो शब्द बता पाए, और नहीं हो तो आप लुब्रिकेशन ही याद कर लीजिए। लुब्रिकेशन का मतलब होता है कि भाई जहां पे पुर्जे घिस रहे हैं वहां पे हम क्या लगाएं, ऑयल लगाएं या ग्रीस लगाएं। तो ये एक तरीके से तैलीकरण होगा। मैं वैसे तैलीकरण के अलावा भी एक और शब्द है, आप लोग कमेंट में बताइए कि लुब्रिकेशन यानी तैलीकरण का हिंदी में एक और अच्छा शब्द है, वो क्या है। ठीक है, तो ऑयल एंड ग्रीस आपको हमेशा लगाते रहना पड़ता है घर्षण से बचने के। ठीक है, और एक और चीज, लोग घर्षण को कम करने के लिए क्या करते हैं, बियरिंग लगाते हैं। बियरिंग तो आप जानते हैं, बेरिंग ऐसे है ना, इसमें छर्रे पड़े होते हैं। ठीक है, तो ये किस लिए किया जाता है, ताकि ये ऐसे ऐसे घूमे और ये ऐसे ऐसे, मतलब ये मान लीजिए इस दिशा में घूम रहा है अंदर वाला और बाहर वाला इस दिशा में घूम रहा है, तो छर्रों के बीच में भी ग्रीस भर दी जाती है, जिससे कि लुब्रिकेशन अच्छा हो, और जब भी लुब्रिकेशन अच्छा होगा तो घर्षण जो है वो कम हो। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि हाँ भाई घर्षण के नुकसान क्या क्या है, एनर्जी का बर्बाद होना, एनर्जी कौन कौन से तरीके से बर्बाद हो सकती है, ध्वनि ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा, और फिर पुर्जों का घिसना भी वहां पे शामिल हो जाएगा, और साथ ही साथ ग्रीस और तेल का खर्चा भी शामिल हो जाएगा। हर एक मशीन ग्रीस और तेल का खर्चा मांगती है। तभी आप जब किसी भी मोटरसाइकिल को भी खरीदते हैं तो आप सर्विस करवाने जाते हैं, तो सर्विस करवाने में वो लोग कोई बहुत विशेष काम नहीं करते हैं, जो भी घिसने वाली एरिया होते हैं वहां पे ग्रीस व्रीस लगा देते हैं, आपका इंजन ऑयल बदल देते हैं। तो इंजन ऑयल भी क्या हो गया, यही वाला ऑयल हो गया, लुब्रिकेशन के लिए करते हैं। ब्रेक ऑयल, तमाम तरीके के ऑयल रहते पड़ते हैं, उनको मालूम होता है कि वो ऑयल कहाँ किस जगह और कितना पड़ेगा, यही आपकी सर्विस कॉस्ट होती है ना। तो मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर कुछ भी आप खरीदें तो सर्विस कराना भी चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, सर्विस कराना अवॉइड कर देते हैं, क्या है फालतू में खर्चा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे चल तो रही है, कौन खराब हो गई है। लेकिन ऐसा आप अगर रेगुलरली सर्विस कॉस्ट देते जाएंगे बच्चों, तो आपको खराब होने वाले कॉस्ट कभी नहीं देनी पड़ेगी या बहुत दिन बाद देनी पड़ेगी। इन दोनों को मिला के बच्चों, किसी भी मशीन का अगर आप वियर एंड टियर और लुब्रिकेशन, इन दोनों का जो मिला के खर्चा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए। किसी भी मशीन में लुब्रिकेशन कॉस्ट और उसका पुर्जों के घिसने का टोटल कॉस्ट क्या कहता है, वो आप मैं नाम बताऊंगा तो आपको जरूर याद आ जाएगा। उसको हम लोग कहते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट यानी कि रख रखाव का खर्चा, रख रखाव का। ठीक, तो और अब हमारा शरीर भी अपने आप में एक तरीके से क्या बोलते हैं, मशीन जैसा ही है ना। हम लोग भी इसका प्रयोग बहुत सारे कार्य करने में करते हैं। मर गए तो कार्य होना खत्म हो गया, लेकिन अगर जीवित हैं तो हर समय हम लोग कार्य करते रहते हैं, सोते टाइम के अलावा भी, है ना लगभग। तो हमें हमारा रख रखाव कैसे हो रहा है, हमारा मेंटेनेंस कैसे हो रहा है बताइए। हम लोग क्या अपने अंदर ऑयल ग्रीस लगा रहे हैं क्या? ग्रीस तो नहीं लगा, लेकिन ऑयल तो लगा रहे हैं भाई। सर में तेल लगा रहे हैं, खाने में ऑयल मिला रहे हैं, और नहा धो रहे हैं,
साबुन भी एक तरीके से उसी टाइप की चीज हो गई, शैम्पू हो गया। तो हर एक व्यक्ति और हर एक मनुष्य की कहीं ना कहीं मतलब हर एक व्यक्ति और हर एक मशीन की मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है, ठीक है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट आज आपने सीखा, घर्षण के विरुद्ध काम करता है आपका मेंटेनेंस कॉस्ट। और लेकिन लॉस ऑफ एनर्जी जो है, याद रखिएगा कि लुब्रिकेशन और पुर्जों का घिसना, मान लीजिए लुब्रिकेशन किस में काम करता है, पुर्जों को घिसने से बचाता है या पुर्जों को या ऊर्जा का क्षरण रोकता है? लुब्रिकेशन दोनों काम करता है, याद रखिए लुब्रिकेशन ये भी करता है और ये भी करता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा बच्चों की पुर्जों का घिसना भी तय है और ऊर्जा का क्षरण भी तय है, ठीक है। परंतु वो जो भी चीज तय है कि वो होना ही है, उसको कम करता है लुब्रिकेशन, ठीक है। कम कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता। घर्षण कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब आपको ऐसी स्थिति के बारे में बताते हैं कि अगर मान लीजिए घर्षण के नुकसान आप बता दिए आपको, अब फायदे आपको बताएंगे तो आपको लगेगा कि चलो घर्षण जीरो नहीं है, अच्छा ही, ठीक है। चलिए अब हम लोग जाते हैं घर्षण के लाभ पर। तो घर्षण के लाभ पढ़ेंगे जब, तो इसका मतलब क्या हुआ, बेनिफिट्स ऑफ या एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन में देखते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए अगर एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन का मतलब यह है कि आप उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को इमेजिन करें, उस जगह आप अपनी कल्पना को ले जाएं जहां पे बिल्कुल घर्षण है ही नहीं, ठीक है। बिल्कुल घर्षण नहीं है, तब क्या होगा, आप अगर बिल्कुल सीधा खड़े रहते हैं तो काम बन जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप ऐसे हो गए तो बस पैर उधर चले जाएंगे और सर नीचे चला जाएगा, आप गिर जाएंगे, फिसल जाएंगे। घर्षण नहीं है तो यानी कि आप हर वक्त फिसलते रहेंगे, हर समय गिरते रहेंगे और हर चीज अपनी जगह से गिरती रहेगी। जरा सा भी टेढ़ा हो गया, मतलब कोई चीज अगर इस तरह रखी हुई है तब तो चल जाएगा, लेकिन ऐसे हो गई, अगर 1 डिग्री भी अगर झुक गई तो वो चीज गिर जाएगी। तो ऐसा करना तो काफी मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में तो फिर कोई भी चीज अपनी जगह पर स्थित ही नहीं रह पाएगी। तो ये घर्षण की मतलब फायदा है एक तरीके से कि घर्षण सीधे खड़े होने में मदद करता है। तो पहला लाभ ये है कि सीधे खड़े होने में मदद। घर्षण मदद करता है, या दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कि भाई घर्षण का काम क्या है, फिसलने से रोकता है। फिर जैसे मैंने आपको नुकसान में बताया कि इसमें ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है, लेकिन हम लोग उसी ऊष्मीय ऊर्जा का लाभ भी उठा सकते हैं। कभी कैसे उठाते हैं, माचिस की तीली है ना, माचिस की तीली क्या करती है भाई, घर्षण हम लोग करते हैं तो आपस में रगड़ के कारण हल्की सी ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसी हल्की सी ही ऊष्मा में जो माचिस की तीली में आगे लेप लगा रहता है वो जल जाता है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो लेप लगा हुआ है वो क्या चीज होता है, वो रेड फास्फोरस होता है। वेरी गुड, ठीक है। तो रेड फास्फोरस जो होता है वो घर्षण की वजह से जल उठता है। तो ये एक तरीके से घर्षण का फायदा हो गया। तो ये रेड फास्फोरस है आपका। और घर्षण का क्या लाभ है भाई, सीधे खड़े होने में मदद करता है, यानी किसी भी चीज को रोकने में मदद करता है। अगर कोई चीज लगातार चलती ही जा रही है, अगर घर्षण नहीं होगा या कम होगा तो वो फिर कभी रुकेगी ही नहीं। भाई अगर गाड़ी को रोकना है, ट्रक को रोकना है तो आगे पेड़ लाना पड़ेगा तभी वो रुकेगी। तो ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। रोकने में मदद, यानी कि सीधे खड़े होने में भी मदद और रोकने में मदद, ठीक है। और घर्षण से जैसे रेगमार का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो रेगमार से हम लोग क्या करते हैं, घिसते हैं, दीवारों की सफाई करते हैं, उसके बाद पेंटिंग करते हैं। आजकल आपने देखा होगा
बाकी किसी चीज को चमकाना अगर होता है तो रेगमार का, बर्तन अगर धुलने हैं तो रेगमार का नहीं, जूना का इस्तेमाल होता है, तो तब भी हम लोग घर्षण का इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब आप जानते हैं, प्रैक्टिस जितनी होगी उतने नाम आपको मालूम होंगे। ठीक है, तो साफ सफाई में मदद करते हैं, है ना, साफ सफाई या चमकाना अगर आप कहना चाहते हैं, शाइन लाने के लिए भी घर्षण का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैसे करते हैं हम लोग? रेगमार। रेगमार को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सैंड पेपर। ठीक है, तो सैंड पेपर किसका इस्तेमाल करता है? घर्षण का इस्तेमाल करता है और उससे सतह को चमकाते हैं, है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि रोकने में मदद करता है घर्षण, तो जब आप गाड़ी रोकते हैं तो किस घर्षण से आप रुक पाते हैं? अब इसमें सवाल आता है कि भाई जो पहिया है, पहिए और ब्रेक के बीच में घर्षण, और या पहिए और सड़क, पहिए और सड़क के घर्षण के बीच में घर्षण, और पहिए और ब्रेक के बीच में घर्षण, किससे रुकता? अच्छा, तो आप तो फिर ब्रेक लगाने की जरूरत ही नहीं, ऐसे रुक जाएगा। नहीं, आंसर अब देखिए, एग्जाम ऐसे ही आपके साथ गड़बड़ करता है। आंसर है दोनों, समझे। आप ब्रेक ना लगाइए, आगे कोई नहीं है अगर, तो और गाड़ी की चाबी निकाल लीजिए और लुढ़कते रहिए, तो थोड़ी देर बाद तो रुक ही जाएगी गाड़ी, कभी तो रुकेगी। आप अपना बस सीधे रहिए, नीचे खाई में ना चले जाइए, तो गाड़ी आपकी तब भी रुक जाएगी। जब आप ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा कि गाड़ी आपकी जल्दी रुक जाएगी। तो एग्जाम क्या पूछेगा कि गाड़ी जब रुकती है तो किसके घर्षण की वजह से रुकती है? तो आपको यहां पे मान लीजिए मैं लिख देता हूं, पहिए को मैं व्हील लिख देता हूं W, और ब्रेक को लिख देता हूं B, और सड़क को मतलब रोड। तो W और B के घर्षण के बीच में या W और R के बीच में घर्षण में, तो आपको आंसर क्या लिखना पड़ेगा? दोनों के घर्षण की वजह से गाड़ी हमेशा दोनों। अच्छा, इसमें से कौन सा घर्षण है जो सर्वथा कार्य करता रहता है? बताइए। रोड वाला घर्षण जो है वो सर्वथा कार्य करता रहता है। उस घर्षण को हम लोग खत्म नहीं कर सकते, लेकिन ब्रेक वाले घर्षण को हम लोग बच्चों खत्म कर सकते हैं। कैसे खत्म कर सकते हैं? जब आपके रिम में ब्रेक नहीं छू रहा है तो घर्षण खत्म हो गया, और जब छू रहा है तो घर्षण चल रहा है। तो इसीलिए ब्रेक आपकी इच्छा अनुसार लग भी सकता है, हट भी सकता है, परंतु नीचे वाला जो घर्षण है वो हमेशा लगा ही रहेगा। तो इस तरह से आपने घर्षण के लाभ और हानि दोनों